Hello guys, so in this video we're gonna go through PID unit 2. So let's begin. Intelligence. Different culture have different ideas about what it means to be intelligent. तो इंटेलिजेंस होती क्या है? हर कल्चर का अलग ही आइडिया होता है इंटेलिजेंस के बारे में. इन वेस्टर्न कल्चर इंटेलिजेंस इज यूजली कनेक्टेड विद अकेडमिक सक्सेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. तो वेस्टर्न कल्चर में इंटेलिजेंस होती है हमारी लाइक अकेडमिक सक्सेस, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यूजली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कि एक इंडिविजुअल क्या क्या कर सकता है. हाउएवर अदर कल्चर में वैल्यू प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्किल, सोशल अंडरस्टैंडिंग और विजडम मोर हाईली. तो हर कल्चर का अलग एक कॉन्सेप्ट होता है इंटेलिजेंस का. तो कुछ कल्चर प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्किल वैल्यू करते हैं जैसे कि ट्राइब्स, कुछ सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल रिलेशनशिप्स वैल्यू करते हैं जैसे कि इंडियन, एंड कुछ विजडम वैल्यू करते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी सीन इन द रिस्पॉन्स ऑफ द नेटिव अमेरिकन लीडर टू अमेरिकन कॉलोनिस्ट वो ऑफर टू एजुकेट नेटिव बॉयज़ इन यूरोपियन स्कूल. तो अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने ऑफ़र किया था नेटिव अमेरिकन को कि वो नेटिव अमेरिकन बॉयज़ को यूरोपियन स्कूल में एजुकेट करेंगे. Although the boys learned science and formal education, they returned unable to survive in forest, hunt or function effectively in their own community. So although उनको सब आ गया था in science, formal education, but when they returned to their own culture, they were unable to survive in the culture. ना वो forest survive कर पाते थे, ना वो hunt पे जा पाते थे, ना वो function कर पाते थे effectively in their own community. So according to their own community, they were not intelligent. This showed that intelligence depend on the demand and value of a particular culture. इंटेलिजेंस शो करती है कि ये शो करता है कि इंटेलिजेंस डिपेंड करती है कि एक डिमांड और एक कल्चर की वैल्यू क्या है, कल्चर क्या डिमांड कर रहा है और उस कल्चर की वैल्यू क्या है. बिकॉज ऑफ दिस इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट. इसकी वजह से इंटेलिजेंस को हम एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसका मतलब इंटेलिजेंस सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी के थ्रू बना गया है. इंटेलिजेंस का कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है. तो इंटेलिजेंस एक हर सोसाइटी के हिसाब से इंटेलिजेंस का डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो इंटेलिजेंस एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, मीनिंग दैट सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस हाउ इंटेलिजेंस इज डिफाइंड. सोसाइटी और कल्चर इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंटेलिजेंस कैसे डिफाइन हो रहा है. साइकोलॉजिस्ट जनरली डिफाइन इंटेलिजेंस एज, तो ये इंटेलिजेंस की जनरल डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, थिंक एंड रीजन इफेक्टिवली एंड डील अडेप्टिवली विद द एनवायरनमेंट. दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो जो एक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज को एक्वायर करना, फिर एक्वायर करने के बाद थिंक करना, रीज़न करना इफेक्टिवली, और फिर थिंक रीज़न करने के बाद डील करना अडेप्टिवली तुम्हारे इन्वायरमेंट के साथ साथ. तो तुमने इस डेफिनेशन में 3 हाईलाइट्स हैं कि पहला है कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस में वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. सेकेंडली वी थिंक एंड रीज़न इफेक्टिवली, एंड जब हम थिंक एंड रीज़न कर लेते हैं देन वी ट्राई टू एडजस्ट दैट इंटेलिजेंस टू आवर सराउंडिंग्स, टू यूज़ दैट इंटेलिजेंस एंड अडेप्ट टू इट विद आवर सराउंडिंग्स. तो हमें अडेप्ट करने में अपने एनवायरनमेंट से इंटेलिजेंस हेल्प करती है. पीपल डिफर ग्रेटली इन इंटेलिजेंस. पीपल इंटेलिजेंस में बहुत डिफ़र करते हैं. सम इंडिविजुअल लर्न क्विकली, सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली एंड अडेप्ट ईजली टू न्यू सिचुएशन. कुछ इंडिविजुअल बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और ईजिली अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर लेते हैं. कोई न्यू सिचुएशन से अडेप्ट करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं. while other may find these tasks more difficult, while दूसरों को ये मुश्किल लगता होगा. Modern society places great importance on intelligence testing. मॉडर्न सोसाइटी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देती है इंटेलिजेंस टेस्टिंग में. स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेस ऑफ्टन यूज़ एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ करते हैं टू मेजर एबिलिटी एंड प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस. तो एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस सब कुछ यूज़ किया जाता है आजकल के एजुकेशन सोसाइटी में, ताकि हम मेजर कर पाए हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी और प्रेडिक्ट कर पाए परफॉर्मेंस. एडवर्ड de Bono pointed out that intelligence and thinking are not always the same thing. एडवर्ड de Bono ने बोला कि इंटेलिजेंस और थिंकिंग सेम चीज़ नहीं है. He said that many highly intelligent people may still think poorly. कि people जो बहुत इंटेलिजेंट है वो फिर भी बहुत poorly सोच सकते हैं. while some average individual can be excellent thinker, while जो कुछ इंडिविजुअल जो एवरेज है वो excellent thinker हो सकते हैं. He compare intelligence to the power of car and thinking to the way the car is driving. उन्होंने इंटेलिजेंस को पावर ऑफ कार से कंपेयर किया है और थिंकिंग को द वे द कार इज़ ड्राइविंग. चाहे कार कितनी भी पावरफुल हो, बट अगर तुम्हें कार ड्राइव करने नहीं आ रही तो वो कोई यूज़फुल नहीं है. सो इंटेलिजेंस हमारी पावर ऑफ कार की तरह है, बट थिंकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट हेल्प्स यू टू ड्राइव द कार. Next concept is intelligence in historical perspective.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना चाहिए। द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप मेनली थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रांसिस गैल्टन एंड एल्फ्रेड बाइनेट। तो जो स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस है वो डेवलप हुआ था थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रांसिस गैल्टन और एल्फ्रेड बाइनेट ने। देयर वर्क हैड लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड रिसर्च। तो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्टिंग और रिसर्च में उनके वर्क ने फाउंडेशन ले किया। आजकल जो भी हमारी इंटेलिजेंस टेस्टिंग और रिसर्च होती है उनमें मेजर जो हेल्प हुई है वो इनकी रिसर्च की वजह से हुई है। सो सर फ्रांसिस गैल्टन ने क्वांटिफाइंग मेंटल एबिलिटी की बात की थी। उन्होंने बोला था कि वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशनरी आइडिया से ऑफ हिज कज़न चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन हिज बुक हेरिडिटी जीनियस, गैल्टन आर्ग्यूड दैट इंटेलिजेंस एंड सक्सेस आर इनहेरिटेड एंड टेंड टू रन इन फैमिली। उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस और सक्सेस इनहेरिटेड होती है और वो फैमिली में रन करती है। गैल्टन बिलीव्ड हाईली सक्सेसफुल पीपल पोजेस सुपीरियर मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि जो हाईली सुपीरियर पीपल होते हैं उनका एक सुपीरियर मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लाइक वो मेंटली वैसे उनका सुपीरियर होता है वो, दैट मेक देम नेचुरली मोर इंटेलिजेंट दैन अदर। तो जो सुपीरियर मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनके अंदर वो उनको मोर इंटेलिजेंट बनाता है दूसरों से। हाउएवर ही इग्नोर्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पर उन्होंने इन्वायरमेंट फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे एजुकेशन, वेल्थ या सोशल प्रिविलेज। तो टू सपोर्ट इज आइडिया गैल्टन अटेम्प्टेड टू मेजर इंटेलिजेंस साइंटिफिकली। गैल्टन ने इंटेलिजेंस को साइंटिफिकली मेजर करने की कोशिश करी अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। ही डेवलप टेस्ट फॉर रिएक्शन टाइम, सेंसरी शार्पनेस, हैंड स्ट्रेंथ एंड इवन स्कल साइज। तो उन्होंने रिएक्शन टाइम देखने की कोशिश करी, सेंसरी शार्पनेस, हैंड स्ट्रेंथ और इवन स्कल साइज। He believed these physical and sensory abilities reflected nervous system efficiency and therefore intelligence। ने सोचा कि जो ये फिजिकल और सेंसरी एबिलिटी है हमारे नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करेगी एंड therefore इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करेगी। However, his method later lost importance because they failed to predict real-life intellectual achievements such as academic or occupation success। तो बट उनका जो मेथड है उसको लेटर वो इम्पोर्टेंस लॉस कर चुका था। लेटर अपने इनके मेथड को नहीं यूज़ किया बिकॉज दे फेल टू प्रेडिक्ट रियल लाइफ इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। वो रियल लाइफ इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट को तो प्रेडिक्ट ही नहीं करा था, सच एज अकेडमिक या ऑक्यूपेशनल सक्सेस। तो रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ काम नहीं आ रहा था, सिर्फ एक थ्योरी बन के रह गई थी। डिस्पाइट दिस गैल्टन वर्क वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएटेड साइंटिफिक इंटरेस्ट इन मेजरिंग मेंटल एबिलिटी। उनका वर्क इंपॉर्टेंट था बिकॉज उनके वर्क की वजह से हम साइंटिफिक इंटरेस्ट ला पाए मेंटल एबिलिटी को मेजर करने का, which later influenced intelligence testing. Despite Alfred Binet and mental testing, the modern intelligence testing movement truly began with Alfred Binet in France. Alfred Binet and mental testing। तो जो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्टिंग मूवमेंट थी वो टूली बिगेन हुई थी एल्फ्रेड बाइनेट से फ्रांस में। The French government asked him to create a method for identifying children who were unable to benefit from regular classroom teaching and needed special education assistance। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एल्फ्रेड बाइनेट को बोला कि एक ऐसा मेथड क्रिएट करो जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ उन चिल्ड्रन को जो बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर क्लासरूम से और उनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए। Unlike Galton, Binet was interested in solving a practical educational problem rather than proving intelligence was inherited। तो बाइनेट को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी rather than सिर्फ प्रूव करना कि इंटेलिजेंस इनहेरिटेड है, उनको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। बाइनेट बिलीव दैट मेंटल एबिलिटी डेवलप विद एज। उन्होंने बिलीव किया था कि जो मेंटल एबिलिटी है वो एज के साथ डेवलप होती है। सेकेंडली, द स्पीड ऑफ मेंटल डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो मेंटल डेवलपमेंट की स्पीड होती है वो पर्सन टू पर्सन अलग होती है। यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक टाइपो एरर है। He argued that a child who performs below average at one age would likely continue to lag behind later unless provided help। उन्होंने बोला कि एक चाइल्ड जो बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, अगर हम उसको अच्छे से हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे जाके लैग करेगा स्टडीज़ में। टू मेजर इंटेलिजेंस, बाइनेट डिज़ाइन टास्क सूटेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस। तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए उन्होंने टास्क डिज़ाइन करे जिससे अलग अलग एज के स्टूडेंट्स को भी वो सूटेबल रहे। दिस टास्क टेस्टेड मेमोरी। तो जो उन्होंने टास्क डिज़ाइन करे वो मेमोरी टेस्ट करते थे, रीजनिंग टेस्ट करते थे, वोकैबुलरी टेस्ट करते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करते थे एंड कॉम्प्रिहेंशन। फ्रॉम दीज टेस्ट ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो इनके टेस्ट की हेल्प से कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज आया।
बट मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है क्या? Mental age refers to the intellectual level at which a child performs compared to average children of a particular age group. तो मतलब कि एक चाइल्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू एवरेज चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, एक ग्रुप के हिसाब से. तो अगर एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड परफॉर्म्स लाइक एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड, अगर एक 8 ईयर ओल्ड बच्चा एक 10 ईयर ओल्ड बच्चे की तरह परफॉर्म कर रहा है तो उसकी मेंटल एज 10 हो जाएगी. दिस हेल्प स्कूल प्लेस चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. इसने हेल्प करा कि हम चिल्ड्रन को उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के हिसाब से प्लेस कर पाए. एंड प्रोवाइड एजुकेशनल सपोर्ट व्हेन नीडेड. तो उनको एजुकेशनल सपोर्ट उनकी नीड के हिसाब से हम प्रोवाइड कर पाएँ. फिर एक आगे कॉन्सेप्ट आया इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, IQ का. जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम सर्न लेटर डेवलप द इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ. उन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट लेटर डेवलप किया विलियम सर्न ने. He proposed that intelligence could be measured by comparing mental age with chronological age. उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं अगर हम मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे. या फिर हमारी क्रोनोलॉजिकल एज हमारी बर्थ वाली एज है, जो हमारी एक्चुअल एज है, तो उसको डिवाइड कर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारी IQ आ जाएगी. अ चाइल्ड परफॉर्मिंग एग्जैक्टली एट देयर एज लेवल वुड हैव एन IQ ऑफ 100. अगर एक चाइल्ड अपनी एज लेवल के में परफॉर्म कर रहा है तो उसकी IQ 100 होगी. ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वर्क वेल फॉर चिल्ड्रन, इट बिकेम लेस यूजफुल फॉर अडल्ट. तो ऑल्दो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेंटल एज का वो चिल्ड्रन के लिए वर्क करा, लेकिन वो लेस यूजफुल हो गया अडल्ट के लिए. Modern intelligence tests therefore compare a person performance with other of the same age group rather than using mental age directly. तो जो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कंपेयर करता है एक पर्सन की परफॉर्मेंस को विद अदर्स ऑफ द सेम एज ग्रुप. उसके एज ग्रुप से उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है rather than किसी और ग्रुप से. Lewis Terman revised Binet tests in the United States and created the Stanford Binet Intelligence Test. तो लुइस टर्मन ने बाइनेट के टेस्ट को यूनाइटेड स्टेट में यूज़ किया और उन्हें क्रिएट किया स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट. तो लुइस टर्मन ने बाइनेट के टेस्ट को स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट बना के रिवाइज किया विच बिकेम वाइडली यूज, जो बहुत वाइडली यूज़ हुआ. आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा उन्होंने बनाए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. तो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट करता था वर्बल इंटेलिजेंट एंड आर्मी बीटा टेस्ट करता था नॉन वर्बल इंटेलिजेंस फॉर इलिटरेट रिक्रूट्स. These tests help access large number of soldiers efficiently. David Bechtler believed intelligence included both verbal and non-verbal ability. तो डेविड बेल्चर बिलीव करता था कि हमारी इंटेलिजेंस बहुत वर्बल और नॉन वर्बल एबिलिटी को इंक्लूड कर रहा है. ही डेवलप वेल्चर अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल. तो उन्होंने वेल्चर अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल डेवलप किया एंड इंटेलिजेंस स्किल फॉर चिल्ड्रन भी उन्होंने डेवलप किया. These tests measured reasoning, memory and comprehension and problem solving. इन टेस्ट ने रीजनिंग, मेमोरी, comprehension, problem solving भी मेजर किया. So the history of intelligence testing moved from Galton biological approach to Binet practical education testing. तो फ्रॉम गैल्टन के जो बायोलॉजिकल अप्रोच था कि इंटेलिजेंस हेरिडिटी से आती है, और बाइनेट का जो प्रैक्टिकल एजुकेशनल टेस्टिंग थी, उन एंड रिलेटेड टू मॉडर्न मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस टेस्ट से हमारी इंटेलिजेंस की हिस्ट्री गई थी. यहाँ पे हमने अपनी इंटेलिजेंस की हिस्ट्री ख़त्म की है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस. Psychologists study intelligence mainly through two approaches. Psychometric approach studies the structure of intelligence and mental ability through testing. Psychometric approach इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ता है और मेंटल एबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू. और जो कॉग्निटिव प्रोसेस अप्रोच होता है वो स्टडी करता है थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंट बिहेवियर, कि थिंकिंग प्रोसेस कैसा इन्वॉल्व हो रहा है. अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें बहुत क्लियरली इन दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा. The psychometric approach. Psychometrics is the statistical study of psychological tests. Psychometrics एक statistical study है psychological के test की. This approach tries to identify the mental abilities that underlie intelligence in test performance. ये approach mental ability को identify करता है जो underlie करती है हमारी intelligence या हमारी test performance को. तो हमारी mental ability हमारी intelligence हमारी test performance को underlie करती है, reason होती है उनका, तो ये उनको ही identify करता है. Researchers ask, is intelligence one general ability? तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में बहुत पूछा गया है कि क्या इंटेलिजेंस सिर्फ एक जनरल एबिलिटी है, और डज इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पेसिफिक एबिलिटीज़, या वो बहुत सारी एबिलिटीज़ को मिला के बनी है. टू आंसर दिस साइकोलॉजिस्ट कंपेयर स्कोर्स ऑन डिफरेंट मेंटल एबिलिटी टेस्ट. तो इसको आंसर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट मेंटल एबिलिटी टेस्ट का स्कोर कंपेयर करा. अब एक फैक्टर एनालिसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, हम इसको पढ़ेंगे. Psychologists use a statistical method called factor analysis. It
ग्रुप्स टुगेदर टेस्ट दैट स्ट्रांगली कोरिलेट विद ईच अदर। तो ऐसे टेस्ट जो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं, इनको ये ग्रुप करता है। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो जो जो हमारे स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं ना, इनको एक साथ ग्रुप करता है और इन ग्रुप्स को हम फैक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल वोकैबुलरी या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या सेंटेंस कंप्लीशन, ये तीनों वर्बल एबिलिटी फैक्टर होते हैं। अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये मैथमेटिकल रीजनिंग फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस किस काम का है? फैक्टर एनालिसिस हेल्प रिड्यूस मैनी मेंटल एबिलिटीज़ इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ कोर एबिलिटी। बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ को वो स्मॉलर नंबर ऑफ कोर एबिलिटीज़ में वो टर्न करता है, जो बहुत ईजी रहता है हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स में। Spearman's G factor theory. British psychologist Charles Spearman believed intelligence is mainly based on one general mental ability called the G factor. उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही जनरल मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड होती है, जो होती है G factor. अकॉर्डिंग टू स्पेरमैन, जी फैक्टर क्या होता है? जनरल इंटेलिजेंस, जो जनरल नॉलेज होती है। एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, कि हर टास्क तुम कुछ भी करने जाओगे तुम्हें उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जनरल इंटेलिजेंस होगी ही ना। तो हर टास्क तुम्हारा थोड़ा बहुत तो जनरल इंटेलिजेंस रिक्वायर करता ही है। टास्क ऑल्सो रिक्वायर स्पेसिफिक एबिलिटी रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी, पर टास्क स्पेसिफिक एबिलिटी भी रिक्वायर करते हैं, जिसको हम एस फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस इन मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन बोथ। अब तुम मैथमेटिक में सक्सेस कर रहे हो, तुम मैथमेटिक में अच्छे मार्क्स ला रहे हो, वो क्यों हो रहा है? थोड़ी बहुत जनरल इंटेलिजेंस तुम्हारी मैथमेटिक के ऊपर होगी, उससे हो रहा है। एंड स्पेसिफिक मैथमेटिकल एबिलिटी होगी तुम्हारे अंदर, उससे भी हो रहा है। तो दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। Spearman believed that G factor is the core of intelligence because it influences performance across many tasks. G factor core of intelligence होता है because वो बहुत सारे टास्क में हमारे हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे टास्क को। Important of the G factor. Research shows that people with higher general intelligence often perform better. रिसर्च शो करती है कि जिन पीपल का हायर जी फैक्टर होता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों में काम आता है। वो एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो बहुत सारी जॉब्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यही हमारी इंपॉर्टेंस होती है जी फैक्टर की। दस मैनी साइकोलॉजिस्ट स्टिल कंसिडर द जी फैक्टर एज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जी फैक्टर को एक इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर वो करते हैं, मानते हैं सक्सेस इन लाइफ का। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस एज स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़। तो एल थर्स्टन ने चैलेंज किया था चार्ल्स स्पेयरमैन के आइडिया को दैट इंटेलिजेंस इज मेनली बेस्ड ऑन वन जनरल जी फैक्टर। उन्होंने बोला था कि जो ये इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन सिर्फ एक जी फैक्टर में, उन्होंने इसको चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि कोरिलेशन बिटवीन मेंटल टास्क आर नॉट परफेक्ट विच मीन्स इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय वन जनरल एक्टिविटी। उन्होंने बोला कि जो कोरिलेशन है ना हमारे मेंटल टास्क का, वो परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो इंटेलिजेंस सिर्फ एक जनरल एबिलिटी से हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेपरेट मेंटल एबिलिटीज़। उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ से बनी है, एक जिनको उन्होंने बोला प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये हमने क्लास 12th में पढ़ा है सब। दीज इंक्लूड एबिलिटीज सच एस, मैंने यहाँ पे एक निमोनिक ऐड किया है जिसको हम स्पिन VMW बोलते हैं, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। तो एस से स्पेशल विजुअलाइजेशन, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड स्पेस। P से perceptual speed, that is quickly noticing details and differences. I say inductive reasoning ability, that is logical thinking and problem solving. N से numerical ability, that is solving mathematical problem. V से verbal comprehension, that is understanding word या language को समझना. M से memory, that is remembering and recalling information. and W से word fluency, that is producing words quickly and easily. इसके साथ साथ आप ये भी याद कर सकते हो कि ये जो सारी एबिलिटीज़ है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। लाइक मेमोरी कहाँ पे यूज़ होती है, जैसे स्पेशल यूज़ होती है सर्जन से या एस्ट्रोनॉट से। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। थर्स्टन बिलीव दैट परफॉर्मेंस इन अ टास्क डिपेंड्स मोर ऑन स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी रिलेटेड टू दैट टास्क दैन ऑन जनरल इंटेलिजेंस। उन्होंने बोला कि किसी भी टास्क में परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसी स्पेसिफिक टास्क की एबिलिटी के ऊपर रादर दैन कोई जनरल इंटेलिजेंस। Importance of specific ability. Many educators supported Thurston view because it helps identify a student's strength and weakness in different subjects. तो many
मैनी एजुकेटर्स ने सपोर्ट किया थर्स्टन के व्यू को बिकॉज वो हेल्प करता है हमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट मे बी स्ट्रॉन्ग इन लैंग्वेज स्किल बट वीक इन मैथमेटिकल रीजनिंग. तो एक स्टूडेंट लैंग्वेज स्किल में भी अच्छा हो सकता है और मैथमेटिकल स्किल में सेम टाइम में वीक हो सकता है. दस इंटेलिजेंस इज व्यूड एज अ मोर कॉम्प्लेक्स आइडिया दैन अ सिंगल IQ स्कोर. तो इंटेलिजेंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है, वो सिर्फ एक सिंपल IQ स्कोर से हम बता नहीं सकते हैं. क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, थोड़ा सा हार्ड लगता है सुनने में लेकिन ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. Psychologists Raymond Cattell and John Horn divided intelligence into two major types. उन्होंने इंटेलिजेंस को 2 मेजर टाइप में डिवाइड किया. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इसको हम GC बोलते हैं. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज़ प्रीवियसली लर्न नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ये क्या होती है? एक एबिलिटी होती है कि जो हमारी प्रीवियसली लर्न नॉलेज है ना, हमारी जो पहले से लर्न नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, उसको हम यूज़ कर पाएँ, बेसिकली उसका हम यूज़ कर पाएँ. इट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन. तुम्हारी एजुकेशन कैसी है, तुम्हारी लर्निंग कैसी है, तुम्हारी वोकैबुलरी या फिर तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी ये डिपेंड करता है. एग्जाम्पल, सॉल्विंग वोकैबुलरी क्वेश्चन. वोकैबुलरी क्वेश्चन भी एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का पार्ट है. यूजिंग फॉर्मूला ऑलरेडी लर्नड या जनरल नॉलेज. तो ये सब हमारे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल्स है. अब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यूजली इम्प्रूव्स विद एज एंड एक्सपीरियंस. ये एज और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है, इसके साथ विजडम भी आता है. नाउ हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? फ्लूइड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम विदाउट रिलाइंग ऑन प्रीवियस नॉलेज. कि हम न्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं विदाउट प्रीवियस नॉलेज में रिलाए हुए. इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग. यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आती है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है अनफैमिली सिचुएशंस में. सो फॉर से अगर आप कहीं कोई अनफैमिली सिचुएशन में फंस गए हो एंड आपके पास उसको रिलेटेड कोई प्रीवियसली लर्न नॉलेज नहीं है या कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है उसी प्रॉब्लम का, सो देन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग योर लॉजिकल रीजनिंग. आप लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ करोगे अनफैमिली सिचुएशन में, आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का या फिर आप क्रिएटिविटी का यूज़ करोगे. तो इसी को हम फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं. एग्जाम्पल, सॉल्विंग पजल्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन रीजनिंग टास्क. सो फ्लूइड इंटेलिजेंस डिपेंड्स मोर ऑन एफिशिएंट ब्रेन फंक्शनिंग एंड वर्किंग मेमोरी. ये हमारी ब्रेन फंक्शनिंग पे ज़्यादा डिपेंड करती है और वर्किंग मेमोरी पे ज़्यादा डिपेंड करती है. Unlike crystallized intelligence, fluid intelligence tends to decline in late adulthood. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अलावा फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारी लेट एडल्टहुड में डिक्लाइन होती है. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हमारी लेट एडल्टहुड में एज के साथ बढ़ती है. जैसे जैसे एज होती है हमारा नॉलेज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बढ़ती है. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है अपोजिट होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस में. जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारी कम होती है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है. तो बिल्कुल अपोजिट चलता है ये. कॉग्निटिव प्रोसेसेस, अप्रोच, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस थिंकिंग. तो अब हम कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ेंगे, कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ेंगे. साइकोमेट्रिक थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट इंटेलिजेंस लुक्स लाइक थ्रू स्कोर्स एंड मेंटल एबिलिटी. साइकोमेट्रिक अप्रोच हमने कैसे पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्कोर कैसे हुआ था उसमें, लाइक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करा हमने मेंटल एबिलिटीज़ को समझा, हमने स्ट्रक्चर समझा इंटेलिजेंस का बेसिकली उसमें. बट कॉग्निटिव प्रोसेस थ्योरी क्या करेगी? वो एक्सप्लेन करेगी कि इंटेलिजेंस थिंकिंग कैसे एक्चुअली वर्क करती है, इंटेलिजेंस में क्या क्या थिंकिंग एक्चुअली वर्क करती है. These theory focus on the mental processes involved in solving problem. ये हमारी mental processes के बारे में बताती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, जो लर्निंग में हेल्प करता है, जो रीजनिंग में हेल्प करता है, जो अडेप्टिंग टू सिचुएशंस में हेल्प करता है. तो यहाँ पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग टायर की एक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आती है. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज़ नॉट जस्ट वन एबिलिटी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बोला कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. पीपल डिफरेंट इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं सिचुएशन के हिसाब से. ही एक्सप्लेन 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: एनालिटिक इंटेलिजेंस, practical intelligence and creative intelligence. So let's start with analytical intelligence. Analytical intelligence refers to the academic and problem solving ability measured in traditional IQ test. तो जो ट्रेडिशनल IQ टेस्ट में हम एकेडमिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेजर करते थे वही हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है. इट इंक्लूड्स लॉजिकल रीजनिंग, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंपेयरिंग आइडियाज़. तो लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ हो रहा है, एनालाइज कर रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन को, हम आइडियाज़ को कंपेयर कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल या वर्बल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो ये सब हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस का पार्ट होती है. दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मेनली यूज इन स्कूल एग्जामिनेशन. ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कहाँ यूज होती है? स्कूल्स में यूज़ होती है, एग्जामिनेशन में यूज़ होती है. सेकेंड हमारी आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस.
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू हैंडल एवरीडे लाइफ इफेक्टिवली। चाहे तुम्हारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस कितनी भी ज़्यादा हो, अगर तुम्हारे पे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है, अगर तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो, तुम सिर्फ एक नर्ड बन के रह गए हो, तो वो भी तुम्हारे को तुम्हारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम देगी। यू शुड हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? वो होती है कि एबिलिटी, हम कैसे अपनी एवरीडे लाइफ को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रियल लाइफ सिचुएशंस। हम कैसे रियल लाइफ सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिसीजन मेक कर रहे हैं, हम अडेप्ट कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग से। तो ये हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। अ पर्सन मे नॉट स्कोर वेरी हाई इन अकेडमिक बट कैन स्टिल बी प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ। कि एक पर्सन अकेडमिक में बहुत अच्छा ना हो ही ये होता है। इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि हर एक इंसान अकेडमिक में बहुत अच्छा होगा, तो ये होता है। बट क्या होता है कि एक इंसान, एक पर्सन इंटेलिजेंस अकेडमिक में कम होके भी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में हाई हो सकता है। Sternberg found that some children who struggled in school were still very skilled in handling practical tasks in real world situation। कि कुछ चिल्ड्रन जो स्कूल में स्ट्रगल कर रहे थे, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे, तो उनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी और वो बहुत स्किल्ड थे हैंडल करने में, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। Creative intelligence. Creative intelligence is the ability to deal with new and unfamiliar situation। कुछ न्यू या अनफैमिली सिचुएशन, जो हमने एक बार फ्लूइड इंटेलिजेंस पढ़ी थी ना, पहले हमने फ्लूइड इंटेलिजेंस पढ़ी थी, तो वही है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज योर फ्लूइड इंटेलिजेंस, कि तुम डील कर पा रहे हो न्यू या अनफैमिली सिचुएशन से। तो इसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन एंड फाइंडिंग यूनिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम का यूज़ होता है। People high in creative intelligence can think differently and adjust quickly to new challenges। तो जो हाई होते हैं इसमें, वो थिंक कर पाते हैं, क्रिएटिवली सोच पाते हैं एंड वो डील कर पाते हैं इफेक्टिवली न्यू चैलेंजेस से, न्यू प्रॉब्लम से। अब यहाँ पे स्टर्नबर्ग की 3 कॉग्निटिव कंपोनेंट्स वाली थ्योरी भी आती है। तो स्टर्नबर्ग ने एक्सप्लेन किया था द मेंटल प्रोसेसेस बिहाइंड इंटेलिजेंस बिहेवियर थ्रू 3 कंपोनेंट। उन्होंने बोला था कि 3 कंपोनेंट से हम जो हमारा मेंटल प्रोसेस हो रहा है कोई भी इंटेलिजेंस बिहेवियर के पीछे, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहले हमारा आता है मेटा कंपोनेंट। These are higher order thinking processes used for planning, decision making, monitoring and evaluating performance। तो जो higher order thinking, HOTS हमारे क्वेश्चन आते थे ना स्कूल में, तो जो higher order thinking प्रोसेस होता है, ये इन्वॉल्व करता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस। तो ये इन सब में काम आता है कि हम कुछ प्लान कर पा रहे हैं, हम कोई डिसीजन मेक कर पा रहे हैं, हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, हम कोई परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। इन सब में हमारा मेटा कॉम्पोनेंट काम आता है। दे हेल्प अ पर्सन चूज स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। हमें स्ट्रैटेजीज चूज़ करने में, हमें प्रॉब्लम से अच्छे से इफेक्टिवली सॉल्व करने में ये हमें हेल्प करता है। इंटेलिजेंट पीपल यूजली स्पेंड मोर टाइम अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग अ प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग इट। इंटेलिजेंट पीपल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम को, या प्लान करने में किसी प्रॉब्लम को बिफोर सॉल्विंग इट। तो पहले प्लानिंग करना, पहले उसको समझने, ये सब वो ज़्यादा करते हैं सॉल्व करने से पहले। परफॉर्मेंस कंपोनेंट, दीज आर द एक्चुअल मेंटल स्टेप्स यूज वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क। तो जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्चुअल मेंटल स्टेप्स यूज हो रहे हैं वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट है। दे इंक्लूड परसीविंग इन्फॉर्मेशन, रिकॉलिंग मेमोरी एंड गिविंग रिस्पॉन्सेज। परसीव करना इन्फॉर्मेशन को, रिकॉल करना मेमोरी को, या रिस्पॉन्स देना, ये सब कुछ हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट के अंदर आता है। वी आर परफॉर्मिंग, हम परसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, या हम रिकॉल कर रहे हैं मेमोरी को, या फिर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, दीज प्रोसेसेस हेल्प पीपल लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। हमें नए इन्फॉर्मेशन लर्न करना, उसको स्टोर करना मेमोरी में, कंबाइन करना न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से, ये सब हमारा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट में आता है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड डेवलपिंग इंटेलिजेंस ओवर टाइम। हम इंटेलिजेंस को लर्न कर पा रहे हैं और डेवलप कर पा रहे हैं ओवर टाइम, उसमें ये हमें हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट 2 का, वो है ब्रॉडर कॉन्सेप्शन ऑफ इंटेलिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Traditional theories viewed intelligence mainly as mental ability such as reasoning, memory, problem solving। तो ट्रेडिशनल थ्योरी हमारी इंटेलिजेंस को सिर्फ एक मेंटल एबिलिटी समझती थी, जैसे कि रीज़न करना, मेमोरी होना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाउएवर सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव इंटेलिजेंस इज ब्रॉडर एंड इंक्लूड मेनी एबिलिटी दैट हेल्प पीपल अडेप्ट सक्सेसफुली इन लाइफ। वो साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को ब्रॉडर समझा, कुछ ब्रॉडर चीज़ समझा। उन्होंने बोला कि ये ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज़ है जो हमें अडेप्ट करने में हेल्प करती है अपनी लाइफ में।
हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी यहाँ पे. हॉवर्ड गार्डनर proposed the theory of multiple intelligence. According to him, intelligence is not just one single ability. उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, बट वो बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी एबिलिटीज़ है. डिफरेंट पीपल कैन बी इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर टैलेंट एंड एनवायरनमेंट. अपने टैलेंट एंड अपने एनवायरनमेंट की हेल्प से हर पर्सन एक अलग वे में इंटेलिजेंस होता है. गार्डनर आइडेंटिफाइड 8 मेजर इंटेलिजेंसेस. तो गार्डनर ने 8 मेजर इंटेलिजेंसेस आइडेंटिफाई करी. यहाँ पे इसका एक निमोनिक दिया गया है जो बिल्समिन है, इससे हम इसको याद कर सकते हैं. बी से बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे कि योगा, स्पोर्ट्स, डांसर्स. फिर आई से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, दूसरों को समझ पाना, लाइक साइकोलॉजिस्ट. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मीनिंग एबिलिटी टू स्पीक नाइसली. तुम अपनी लैंग्वेज को अच्छे से स्पीक कर पा रहे हो, तुम अपनी लैंग्वेज के ग्रामर से अच्छे से अवेयर हो. लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स में या लॉजिक में, दोनों में इंटेलिजेंट होना. स्पेशल इंटेलिजेंस, तो ये लाइक सर्जन्स में या एस्ट्रोनॉट्स में या फिर उन सब में काम आती है. म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ये हमारी म्यूज़िक में काम आती है. इंट्रापर्सनल इज इनसाइड योर सेल्फ, अपने आप को समझना, लाइक स्पिरिचुअल गुरुज, ये सब कुछ. एंड से नेचुरल इंटेलिजेंस, अपने नेचर को समझना, इन्वायरमेंट को समझना, बायोडाइवर्सिटी को समझना. These intelligence include the ability to use language effectively, solve mathematical problem, understand space and design, perform music, control body movement, understand others, understand oneself and connect with nature. तो ये सब कुछ इंटेलिजेंस बताती है. Later, Gardner also suggested the ninth intelligence. उन्होंने आगे जाके एक नाइन्थ इंटेलिजेंस भी दी, जो होती है हमारी एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. ये क्या होती है? इन्वॉल्व थिंकिंग डीपली अबाउट लाइफ के बारे में डीपली थिंक करना, डेथ के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में. Gardner believe that different culture value different kind of intelligence based on their need and environment. हमने स्टडी में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है. इंटेलिजेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि हर एक सोसाइटी में अलग मीनिंग होता है इंटेलिजेंस का. तो वहीं यहाँ पे गार्डनर बोल रहे हैं कि डिफरेंट कल्चर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस को वैल्यू करते हैं बेस्ड ऑन नीड्स एंड एनवायरनमेंट, कि उन कल्चर की नीड क्या है, उस कल्चर का एनवायरनमेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस, जॉन मिया एंड पीटर सैलोवे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये भी हमारे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर आता है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस को समझना, इमोशंस को मैनेज करना, खुद को मोटिवेट करना एंड रिस्पॉन्ड करना दूसरों के इमोशंस से. इट इंक्लूड्स 4 इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़. तो 4 इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ होती है इसकी. एक होता है कि हम कैसे इमोशन को परसीव कर रहे हैं, हम कैसे इमोशन को यूज़ कर रहे हैं थिंकिंग में, हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं इमोशंस को, और हम कैसे मैनेज कर रहे हैं इमोशंस को इफ़ेक्टिवली. तो ये सब कुछ हमारी एबिलिटीज़ होती है इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल की. पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस यूजली बिल्ड बेटर रिलेशनशिप. जिन लोगों की हायर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, वो अच्छे से स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं एंड वो कोप कर पाते हैं इफेक्टिवली विद लाइफ सिचुएशंस. Some psychologists criticize emotional intelligence because they believe intelligence should focus only on mental ability. कुछ साइकोलॉजिस्ट हमारे क्रिटिसाइज़ करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंटेलिजेंस को सिर्फ मेंटल एबिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए. However, supporters argue that emotional skills are also important for successful adaptation in life. However, जो सपोर्टर्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इमोशनल स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में सक्सेसफुली अडेप्ट करने के लिए. Heredity, environment and intelligence. Intelligence is influenced by both heredity and environment. हमारे both nature और हमारे nurture दोनों हमारे intelligence को influence करते हैं. Genes and environmental experiences वर्क टुगेदर इन शेपिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. एक इंसान की, एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को शेप करने में बोथ उसकी जीन्स और इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस वर्क करते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वो दोनों अफेक्ट करते हैं हाउ जेनेटिक पोटेंशियल डेवलप, कि कैसे जेनेटिक पोटेंशियल डेवलप हो रही है. रिसर्च शो दैट इंटेलिजेंस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कॉम्पोनेंट. रिसर्च शो करती है कि हमारे इंटेलिजेंस का स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कॉम्पोनेंट है. Twin and adoption studies have found heredity coefficients between 0.50 to 2.70. तो रिसर्च ने इंटेलिजेंस को एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कॉम्पोनेंट माना है. एक बहुत इंटेलिजेंस में एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कॉम्पोनेंट होता है, एक जेनेटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है.
तो ये हमने प्रूव किया था ट्विन्स और अडॉप्शन स्टडी से, जिसमें फाइंड किया गया कि उनके बीच का कोफिशिएंट है 0.50 to 0.70, विच मीन्स दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ IQ डिफरेंसेस अमंग पीपल इज इन्फ्लुएंस बाय जीन्स की जो पीपल के बीच में IQ का डिफरेंस होता है उसका जो लार्ज पार्ट होता है वो हमारी जीन्स इन्फ्लुएंस करती है। आइडेंटिकल ट्विन्स यूजली शो वेरी सिमिलर IQ स्कोर इवन व्हेन रेज अपार्ट। आइडेंटिकल ट्विन्स को अगर हम बचपन में ही सेपरेट करके अलग अलग रेज करेंगे लेकिन वो फिर भी बहुत सिमिलर IQ स्कोर शो करेंगी, suggesting a strong hereditary influence. However, intelligence is not controlled by a single intelligence genes. Many interacting genes contribute to different mental abilities. Genetic influence may also increase with age because people often choose environment that match their ability and interest. तो इंटेलिजेंस एक सिंगल इंटेलिजेंस जीन से कंट्रोल नहीं होती है, बहुत सारी अलग अलग जीन्स कंट्रीब्यूट करती है मेंटल एबिलिटीज़ में। और जेनेटिक इन्फ्लुएंस में ऑल्सो इंक्रीज विद एज, हमारा जेनेटिक इन्फ्लुएंस वो एज के साथ बढ़ सकता है बिकॉज पीपल चूज़ करते हैं ऐसा इन्वायरमेंट जो उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट को मैच करता है। इन्वायरमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IQ correlation are slightly higher in identical twin raised together. जब हमने आइडेंटिकल ट्विन को एक साथ रेज किया तो उनका IQ correlation हायर था than those raised apart, showing that environmental experience mattered too. Family, environment, education, peer interaction, and life experiences all influence intellectual growth. Family, environment, education, peer interaction, and life experiences सब influence करती है इंटेलिजेंस के ग्रोथ को। Children raised in supportive and stimulating homes usually show high IQ score. जो चिल्ड्रन सपोर्टिव और स्टिमुलेटिंग होम में रहते हैं वो हायर IQ स्कोर शो करते हैं। स्टडीज ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन रिवील दैट चिल्ड्रन मूव फ्रॉम deprived environment into better homes often improve their IQ by 10 to 12%. तो चिल्ड्रन जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट से बेटर होम में मूव करते हैं उनकी IQ 10 to 12 पॉइंट्स बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट children who remain in deprived environment may show little improvement or even decline intellectually. और जो चिल्ड्रन अपने डिप्राइव इन्वायरमेंट में रहते हैं उन वो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट शो करते होंगे वरना वो यूजली डिक्लाइन हो जाती है इंटेलेक्चुअली उनकी। Socio-economic status is also related to intelligence because families with better resources often provide more educational opportunity, stimulation and learning experience. तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है बिकॉज फैमिली जिनके पास ज़्यादा अच्छा रिसोर्स होता है, अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होती है, स्टिमुलेशन होती है, लर्निंग अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा अच्छे से इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। द फ्लाइन इफेक्ट refers to the gradual increase in IQ score across generation. फ्लाइन इफेक्ट क्या बोल रही है कि अक्रॉस जनरेशन हमारा IQ स्कोर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? दिस इम्प्रूवमेंट इज़ लाइकली ड्यू टू बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से एंड मोर स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट की वजह से rather than जेनेटिक चेंजेस। जेनेटिक चेंजेस की वजह से नहीं हो रहा है बट मोस्टली ये हो रहा है बेटर एजुकेशन, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी की वजह से। एजुकेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। एजुकेशन एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रखता है इंटेलिजेंस के ऊपर। स्कूलिंग हेल्प डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी। स्कूलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में हेल्प करता है, क्रिटिकल थिंकिंग में, लर्निंग एबिलिटीज़ में। मॉडर्न एजुकेशनल अप्रोचेस फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज इंस्टेड ऑफ रोड मेमोराइजेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मॉडर्न एजुकेशन अप्रोचेस है वो अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग में ज़्यादा फोकस कर रहा है रेदर देन सिर्फ रोड मेमोराइजेशन करने में, सिर्फ रट्टा मारने में। Research suggests that intelligence improves most when students are taught specific cognitive and problem solving skill. Intelligence तब improve होती है जब students को taught किया जाता है specific cognitive और problem solving skills. उनको taught किया जाता है कि वो focus कर पाए critical thinking की application में, and children are trained in learning how to learn from early age. ओवरऑल इंटेलिजेंस डेवलप थ्रू द कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन। तो इंटेलिजेंस हमारी हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट दोनों से के कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन से बढ़ती है। तो जो हमने नेचर नर्चर के बारे में पढ़ा ये सेम चीज़ है, बस ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का वर्ड यूज़ कर रही है। जीन्स प्रोवाइड द पोटेंशियल वाइल इन्वायरमेंट शेप्स हाउ द पोटेंशियल इज एक्सप्रेस। जीन्स हमें पोटेंशियल देती है बट जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें शेप करता है कि उस पोटेंशियल को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस।
Intelligence varies greatly among people. Some individuals fall at very high end of the intelligence scale and are called intellectually gifted. कुछ लोग बिल्कुल high end में fall करते हैं जिनको हम बोलते हैं intellectually gifted, while other fall at lower end and may be classified as cognitively disabled, while other को हम cognitive disabled या mentally retarded बोलते हैं. Both group often require special education support and understanding. दोनों को हमें एक special education support और understanding provide करनी चाहिए. Let's start with intellectually gifted. Intellectually gifted people usually have an IQ of 130 or above. Intellectually gifted people के पास एक IQ होती है 130 और above की. Example Einstein, placing them among the top percentage of the population. However, giftedness does not mean being excellent at everything. Giftedness का ये मतलब नहीं होता है कि तुम हर चीज़ में excellent होगे. A person may show extraordinary talent in one specific area. तो कुछ एक एरिया में तुम्हारे पास टैलेंट होगा जैसे कि मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट, बट तुम दूसरी एबिलिटीज़ में एवरेज भी हो सकते हो. Researchers have different views about gifted thinking. Some believe gifted children think in the same way as others. कुछ सोचते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन भी सबकी तरह सोचते हैं बट ज़्यादा अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं मोर एफिशिएंटली. वाइल अदर आर्ग्यू दैट गिफ्टेड इंडिविजुअल थिंक डिफरेंटली. बट वाइल दूसरे सोचते हैं कि जो गिफ्टेड इंडिविजुअल है वो अलग सोचते हैं हमसे, वो डिफरेंटली सोचते हैं. शोइंग अनयूजुअल क्रिएटिविटी होती है उनमें, इंटुइशन होता है एंड पैशन होता है अपने इंटरेस्ट के लिए. Joseph Razzoli explained that true eminence or greatness depends on three major factors. उन्होंने बोला true intelligence, true eminence और greatness डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स में. हाई मेंटल एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग एंड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड डेडिकेशन. तो पहले मेंटल एबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग भी होनी चाहिए और फिर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड डेडिकेशन होना चाहिए. 10. सक्सेस इज़ नॉट बेस्ड ओनली ऑन इंटेलिजेंस. सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस पे बेस्ड नहीं होती है. हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड कमिटमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. गिफ्टेड चिल्ड्रन में बिकम बोर्ड इन रेगुलर क्लासरूम इफ़ दे आर नॉट चैलेंज इनफ. Therefore, बहुत स्कूल प्रोवाइड करते हैं स्पेशल प्रोग्राम्स, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ और एडवांस लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम. Next is mental retardation, cognitive disability. Mental retardation, now more commonly called cognitive or intellectual disability, refer to the significantly below average intellectual functioning along with difficulty in daily life. Below average तुम्हारी intellectual functioning होती है और difficulty होती है daily life skills में. The American Psychiatric Association classifies intelligence disability into 4 levels. तो वो intelligence की disability को 4 level में classify करती है. Mild, moderate, severe and profound. Most individual falls in the mild category and with proper support can live independently. तो mild होती है, moderate होती है, severe होती है, profound होती है. Mild is like better, उससे कम होता है. moderate उससे कम होता है. severe, profound बहुत कम होता है. severe, profound को daily life functioning करने के लिए help चाहिए होती है. तो मोस्ट इंडिविजुअल माइल्ड में कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और वो एक सोशल रिलेशनशिप और सोशल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं. चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑफ्टन फेस प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, राइटिंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं. मैनी ऑल्सो स्ट्रगल विद एक्सिक्यूटिव फंक्शन सच एज प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग में भी उनको प्रॉब्लम होती है. कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रिजल्ट फ्रॉम कैसे क्यों होती है. जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकती है. ब्रेन इंजरी या ऑक्सीजन डिप्रीवेशन एट बर्थ की वजह से भी हो सकती है. मैटरनल डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अल्कोहल और ड्रग एक्सपोजर बिफोर बर्थ, सर्वियर एनवायरमेंटल डेप्रीवेशन, इन सब की वजह से हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है. वन इंपॉर्टेंट जेनेटिक कॉज इज डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम एक इसका एग्जाम्पल है जो हमारा अबनॉर्मेलिटी होती है जब हमारा क्रोमोसोम 21 मल्टीप्लाई हो जाता है. Research shows that profound disability is more likely due to बायोलॉजिकल और जेनेटिक एक्सीडेंट्स. तो जो हमारी प्रोफाउंड डिसेबिलिटी होती है वो बायोलॉजिकल और जेनेटिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती है. whereas माइल्ड डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व बोथ हेरिडिटी, और माइल्ड डिसेबिलिटी हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस को इन्वॉल्व करता है. मेन स्ट्रीमिंग एंड सपोर्ट. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इनकरेजेस मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन प्रोग्राम्स. तो आजकल की जो हमारी एजुकेशन है वो मेन स्ट्रीम और इंक्लूजन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करिए, इनकरेज करिए. वेयर कॉग्निटिव डिसेबल्ड चिल्ड्रेन स्टडी इन रेगुलर क्लासरूम. तो उनको रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है. दे आर ऑल्सो गिवन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन. उनको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है. द गोल इज टू प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स देम डेवलप सोशल, एकेडमिक एंड लाइफ स्किल. उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना एक गोल है जिससे वो एक सोशल, एकेडमिक, लाइफ स्किल डेवलप कर पाए while allowing them to interact normally with peers.
दैट्स ऑल फॉर द यूनिट 2 ना। हमने अच्छे से पूरे यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक, आप बुक पैसर को रेफ़र कर सकते हो। हमने ये सब कुछ पैसर की बुक से ही पढ़ा है। और कंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस आर और क्लोजली कनेक्टेड। हमारी लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस सब क्लोजली कनेक्टेड होता है। इंटेलिजेंस हेल्प पीपल सॉल्व प्रॉब्लम, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड मेक इफेक्टिव डिसीजन। हम न्यू सिचुएशन से अडेप्ट हो पाए, हम अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, हम इफेक्टिव डिसीजन मेक कर पाए, ये सब हमारी इंटेलिजेंस की वजह से होता है। जनरल इंटेलिजेंस और द जी फैक्टर प्रोवाइड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, while specific abilities like reasoning, memory, verbal skill help in different tasks and situations. Today, intelligence research focus not only on measuring mental abilities but also on understanding how people can develop and apply their intellectual skill. कैसे लोग अपनी intellectual skill को apply कर पा रहे हैं अपनी life में, in real life. That's all for the video. Thank you.